गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1। हम देख रहे थे पाठ पहला गुरुत्वाकर्षण। इसमें आज हम देखने वाले हैं मुक्त पतन। अब क्या है मुक्त पतन? सपोज अगर आप सबको पता है कि हर पिंड पर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होता है और हर पिंड गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है या पृथ्वी की तरफ आकर गिरता है। न्यूटन का जो तत्व है या सिद्धांत है वो इसी के आधार पर बताया गया है कि हर एक वस्तु, हर एक पिंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी पर आकर गिरती है। अब अगर हमने हाथ में कोई पत्थर पकड़ा है या कोई भी वस्तु पकड़ी है तो उस वक्त भी उस पिंड पर या उस पत्थर पर, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है, यानी कि पृथ्वी उस पत्थर को अपनी तरफ खींच रही होती है। साथ साथ आप अपने हाथ से उस पत्थर को पकड़े हुए हो, इसलिए विपरीत दिशा में भी आपके हाथों से लगा हुआ बल उस पत्थर को संतुलित करता है, पकड़ के रखता है। नीचे की तरफ से पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है और ऊपर से आपने उस वस्तु को, उस पिंड को, उस पत्थर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। ये दोनों बल विपरीत दिशा में और संतुलित कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए पत्थर आपके हाथ से नीचे नहीं गिरता। ये एक बात हो गई। जब अगर आपने सपोज पत्थर को छोड़ दिया तो आपके हाथों का जो बल है, आपके आपके जो मसल्स का या आपका जो स्नायु बल है वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, निकल जाएगा और पत्थर पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय बल के कारण आकर्षित हो जाएगा और पृथ्वी पर जाकर गिर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब जब पिंड पर कोई भी और बल कार्य नहीं कर रहा होता है और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण यदि पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है या ज़मीन पर आकर गिरता है तो उस बल को कहते हैं या उसकी जो गति है उसे कहते हैं मुक्त पतन। दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको। जब किसी भी पिंड पर कोई और बल कार्य नहीं कर रहा होता और केवल गुरुत्वीय बल के कारण ही वो वस्तु अगर गतिमान हो रही हो और गतिमान होकर वो वस्तु ज़मीन पर आकर गिर रही हो तो उसे कहा जाता है मुक्त पतन। उस गति को कहा जाता है मुक्त पतन। जैसे कि पेड़ से सेब का नीचे गिरना। पेड़ से छूटने के बाद सेब पर और कोई भी दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा, केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल उस सेब पर कार्य कर रहा होता है और इसीलिए सेब गतिमान होकर पृथ्वी पर आकर गिरता है। इसलिए इसे कहा जाता है मुक्त पतन। दूसरा कोई भी बल इस वक्त उस पिंड पर कार्य नहीं कर रहा होता। दूसरी बात, मुक्त पतन जब होता है तब प्रारंभिक वेग शून्य होता है। हाथ में पकड़े हुए पत्थर को जब हम छोड़ देते हैं तो पत्थर गतिमान होता है और कहा जाता है पृथ्वी पर आकर गिरता है।
अब यहाँ पर होता ये है कि जब मुक्त पतन हो रहा होता है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जैसे कि सेब पेड़ से नीचे गिर रहा होता है। जब सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है तो सेब का प्रारंभिक वेग कितना था? शून्य था। नीचे गिरते समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, त्वरण का निर्माण होता है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ साथ घर्षण भी होता है और साथ साथ पिंड की गति का भी ऊर्ध्वगामी बल उस पर कार्य कर रहा होता है। जब पिंड नीचे गिर रहा होता है जमीन पर तो हवा के साथ घर्षण बल और उसके साथ साथ ऊर्ध्वाधर बल विरुद्ध दिशा में कार्य कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुक्त पतन का अर्थ होता है केवल और केवल गुरुत्वीय बल कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जब पिंड पृथ्वी पर गिर रहा होता है तो घर्षण बल और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य कर रहा होता है। इसलिए हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता। ये देखिए, हवा में मुक्त पतन नहीं होता। तो मुक्त पतन कहाँ हो सकता है? केवल और केवल निर्वात में मुक्त पतन संभव है। ध्यान में रखें, केवल और केवल निर्वात में मुक्त पतन संभव है। ठीक है, मुक्त पतन जो है वो सिर्फ और सिर्फ निर्वात में हो सकता है। इस बात पर ध्यान में रखें। दूसरा, मुक्त पतन में पिंड जो है जमीन पर गिरता है, उस समय का वेग और उसे लगने वाला जो समय है, इनके आधार पर न्यूटन का जो समीकरण है उस समीकरण में कुछ परिवर्तन आता है। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो जो आपको 3 समीकरण न्यूटन ने बताए हैं, उन 3 समीकरणों में जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ यदि आपने शून्य डाल दिया और जहाँ जहाँ a है वहाँ अगर आपने a मतलब त्वरण की जगह अगर आपने गुरुत्वीय त्वरण यानी g का उपयोग किया और प्रारंभिक वेग u को शून्य लिया तो न्यूटन के तीनों समीकरण जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, सेम वही समीकरण है पर यहाँ पर u का मूल्य कितना लिया है हमने? शून्य लिया है। ठीक है, अब आगे देखें। जब हम पिंड जो है ऊपर से नीचे की तरफ यानी गुरुत्वीय बल के कारण जब जमीन पर आकर गिरता है तब g का मान जो होता है वो प्लस होता है, क्योंकि बल अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पर वेग बढ़ता है। पर जब आप पिंड को विरुद्ध दिशा में, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हो, किसी गेंद को आप ऊपर की ओर फेंकते हो हवा में, तो क्या होता है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध दिशा में आप उस गेंद को फेंक रहे होते हो। इस वजह से गुरुत्वीय बल जो है वो माइनस हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का वेग यहाँ पर कम हो जाता है। यानी कि जब देखो, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। जब हम गेंद ऊपर की ओर फेंक रहे तो होता क्या है? पृथ्वी के विरुद्ध दिशा में यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध दिशा में आप गेंद फेंक रहे हो। इसके कारण जो गेंद है उसका प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग में बदलाव आता है। प्रारंभिक वेग अधिक होता है और अंतिम वेग कम हो जाता है और इस कारण गुरुत्वीय त्वरण कम 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 होता जाता है और इसीलिए g का मान जो है वो यहाँ पर कितना होगा हमारा? g का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। कब? जब गेंद ऊपर की ओर जा रही है तब। ठीक है, इसे ध्यान में रखो।
आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुक्त पतन के उदाहरण बताओ। तो ये है मुक्त पतन के उदाहरण। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान होते हैं। इसे ही मुक्त पतन कहा जाता है। ये मुक्त पतन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब हमने 8वीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? पिछली कक्षा में हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा? जब कोई पिंड विशिष्ट स्थिति के कारण, पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्टित होती है, उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है, उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है और पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर ये बढ़ जाती है। ये जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। एक मिनट, आपको शायद इस पे दिख नहीं रहा है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। ठीक है, अब ध्यान दे मैं क्या बता रही हूँ। जब हम पृथ्वी के ऊंचाई पर रहते हैं तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है और h क्या है? उस वस्तु की हाइट, यानी वो वस्तु या पिंड कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, अगर पिंड पृथ्वी के ऊपर हो, अगर पिंड पृथ्वी के ऊपर हो तो h का मूल्य क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं कि h का मूल्य 0 है, कोई ऊंचाई ही नहीं है। पिंड की ऊंचाई कितनी है? 0, क्योंकि पिंड कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। अगर यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर पिंड है तो h का मूल्य यदि 0 हो गया तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0। जैसे जैसे हम पृथ्वी के करीब जाते हैं या पृथ्वी के की त्रिज्या के करीब करीब जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है या कम 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 होता जाता है। यदि हम ऐसा मान लें कि हमारा जो पिंड है ओके, अब ध्यान दो। यदि मान लो हमारा पिंड जो है वो पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा है, यहाँ पर है, पृथ्वी से ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान कम 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 होता जाता है। देखो, दो बातें बताई मैंने। हम जैसे जैसे पृथ्वी के करीब जाते हैं वैसे वैसे एच का मान कम होता है और जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के जब हम करीब होते हैं तो एच का मान कम होता है और जी का मान बढ़ता है। सॉरी, एक मिनट। जब हम पृथ्वी के करीब होते हैं तो यहाँ पर h का मान क्या होता है? कम, और g का मान क्या होता है? बढ़ता है। सही बात है। यदि हम पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, कोई भी पिंड अगर आप पृथ्वी से दूर फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तब h का मान क्या हो जाएगा? अधिक। और नेचुरली हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे
वैसे वैसे जी का मान क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल के हम दूर जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के हम दूर जा रहे हैं, यानी कि जी का मान क्या हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। ध्यान दो, जब हम पृथ्वी के करीब होते हैं तब स्थितिज ऊर्जा उस समय भी हमारी शून्य होती है, और जब हम पृथ्वी से बहुत दूर जाते हैं तब जी का मान एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब भी हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ध्यान में रखो, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पर आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के करीब करीब जाते हैं तब स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, और जी का मान माइनस हो जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं मुक्ति वेग या पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ऊंचाई पर फेंकते हैं, तो क्या होता है, उस समय पृथ्वी की जो उस पिंड और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है, या हाइट है, या ऊंचाई है, वो बढ़ जाती है, और साथ साथ जी का मान कम हो जाता है। एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाने के बाद जी का मान लगभग शून्य हो जाता है, यानी कि अब एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो शक्ति है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे और ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। ये कब होता है, जब हम वस्तु को या पिंड को या गेंद को, जो भी आपके हाथ में पत्थर है, उसे अगर हम ऊंचाई पर जोरदार, बहुत तेज वेग से, यानी जब हम प्रारंभिक वेग बहुत ज़्यादा बढ़ाकर जोरदार अगर उसे हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उस वक्त वेग के कारण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण या वेग में आने वाले बदलाव के कारण ये जो आपका पिंड है, ये पिंड गतिमान हो जाता है और पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वहां जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि अब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, बल है, वो उस पिंड पर कार्य नहीं करता। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं मुक्त पतन या मुक्ति वेग। ये जो वेग है, जिस वेग के कारण पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बहुत दूर चला जाता है, उसे कहा जाता है, उस वेग को कहा जाता है मुक्ति वेग। उसे क्या कहा जाता है, उस वेग को मुक्ति वेग। और ये मुक्ति वेग कब आता है, जब प्रारंभिक वेग बहुत ज़्यादा होता है तब। तो इसे भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।